ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। बीजेपी के अंदर खाने मतभेद की खबरों के बीच अब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया। इस मंथन के बाद बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगले 1 या 2 हफ्ते में बीजेपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, जिसमें कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो AK शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के बदलने की अटकलों को पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विराम लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले संगठन और सरकार की समन्वय बैठकें लगातार जारी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अपने पदों को भरने का जो काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीते रोज ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को सौंपी है। इसके अलावा कई और भी बड़े बदलाव कांग्रेस करने जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से बूस्टअप करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। तमाम जो दल हैं अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि सत्ताधारी पार्टी में ही फूट की खबरें थी। कई विधायकों के जो बयान थे उनके आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि अब बीजेपी में फूट है। इतना ही नहीं, ये भी तक दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की तरह जिस तरह के कांग्रेस में पंजाब में स्थिति देखने को मिल रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी ने जो दावा किया है, बीजेपी ने कहा है कि उनके अंदर किसी तरह की कोई कलह नहीं है। वो अभी जो बैठकें चल रही हैं वो रूटीन बैठकें हैं, ये पहले से निर्धारित होती हैं, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मिशन को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए लखपत बटोला जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। खबरें ये हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच में कलह चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, बीजेपी के विधायक ही आलाकमान से नाराज है। खबरें उड़ाई, मैं इसका खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में विधायक बिगड़े हुए हैं ना मंत्री बिगड़े हुए हैं, सब कुछ ठीक है, समान अंतर है। क्योंकि प्रतिक्रिया यह है कि 6 पद खाली हैं अभी मंत्री पद के, उसके लेके मंथन चल रहा है। उन 6 पदों पे जो गणना हो रही है उसके विषय में हो रही है, मगर जो गणना आपके पास आई है मैं इसे नकारता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कुछ भी इस प्रकार का वातावरण नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर जो बैठकें चल रही हैं द्वारा माननीय संगठन, लेकिन AK शर्मा को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि AK शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी देखिए, अगर AK शर्मा साहब की बात करते हैं, देखिए वो संगठन का काम है। अगर संगठन को लगता है कि AK शर्मा जी को कुछ दायित्व देना चाहिए तो संगठन बनाएगा। तो बारीक की बात है कि इसमें कितनी क्वालिटी है मंत्री बनने की। लेकिन जो विधायकों के जो बयान आते हैं, कई बार कहते हैं कि इससे ज्यादा बोलूंगा तो मेरे ऊपर NSA लग जाएगा। और इतना ही नहीं, जब आलाकमान वहां पर पहुंचते हैं, BL संतोष वहां पर लखनऊ में पहुंचते हैं, तो विधायक कहते हैं कि हमसे भी मुलाकात कीजिए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है। इस पर भी विधायक नाराज होते हैं। लेकिन माननीय संगठन मंत्री जो हमारे हैं उनसे मिलने के कोई किसी का आपत्ति भी, आम जन लोग, हम जैसे लोग कार्यकर्ता भी मिलते हैं, अब विधायकगण क्यों नहीं मिलेंगे?
और 3 दिन उनका प्रवास रहा और पूरा मंत्रिमंडल, विधानमंडल जितना भी है, विधायकगण सारे मिले, मगर कोरोना काल है, उनकी भी उम्र है, किसी प्रोटोकॉल के क्या होगा, ये विधायकों की हमारे सोचना चाहिए और सोचना भी पड़ेगा उनको, कोरोना काल है, किस तरह मिलना है प्रोटोकॉल में। मगर ऐसी कोई चिंतन की बात नहीं है भाजपा में, सब सामान्य है और सामान्य रहेगा। मैं इसका आपको, आपके चैनल पर आपको आवेदन देता हूँ, कोई विवाद नहीं है हमारे जरा सा भी, क्योंकि यहाँ एक मत सरकार, एक पार्टी की सरकार और सब भारतीय जनता पार्टी के एक मत विधायक को समर्थन, ऐसा नहीं है कुछ भी। 2020 को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? मुझसे जानना चाहते हैं कि चुनाव को देखते बहुत हम गंभीर हैं, कि हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका है। हम लोग अपने वोट और अपने बूथ स्तर पे चुनाव की तैयारी करते हैं, जमीन स्तर पे अपना पन्ना प्रमुख से लेके और मंथन वहां तक करते हैं जहां मतगणना होती है, क्योंकि हम अगर पन्ना प्रमुख और उस गली से शुरुआत करेंगे जहां से वोटर निकलना है, और वोट जो निकल के जो बूथ तक जाना है उस तक गणना करनी है हम लोगों को, और उस पर ही हम अधीन जितने भी प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, उसके अधीन रहते हैं, और वो हमारी विजयश्री का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, लखपत बटोला साहब, स्वागत है आपका। रुख में आप ही का करना चाहूंगा, कांग्रेस में भी फेरबदल की तैयारी की जा रही है। अब जिस तरीके से बीते रोज ही जो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है इमरान प्रतापगढ़ी को, इसी तरीके से और भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल इस वक्त क्या नजर आ रही है? बटोला साहब का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या नजर आता है आपको कांग्रेस में? देखिए, अगर कांग्रेस के बारे में बात करेंगे ना, तो कांग्रेस जो है ना, वो खुद ही अपने आप में आधीन घूम रही है। एक इतनी बड़ी राष्ट्र पार्टी होने के बावजूद भी आधीन घूमना शोभा नहीं देता है। इस कांग्रेस ने हर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई है, केंद्र के अंदर बहुत लंबे समय तक सरकार बना के और नेतृत्व भी किया है। अगर इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने सारी उम्र दे दी भाजपा कांग्रेस को, अगर उन्हें भी आधीन अगर चुनाव लड़ना पड़े, बड़ी शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होती, हम भाजपा वाले बिल्कुल स्ट्रेटेजी चुनाव लड़ते हैं। हमारा जो भी हमारे प्रमुख लीडर, सीनियर लीडर जो भी एक सिस्टम बनाते हैं चुनाव लड़ने का, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा वार्ड का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल का हो या प्रदेश का हो, जिले का हो, फॉलो करता है। और यही कारण है। भटनागर जी, मैं कांग्रेस को लेकर सबसे पहले समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि कांग्रेस को आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देख रहे हैं? आपके लिए एक चुनौती लग रहा है आपको कि कांग्रेस एक चुनौती का काम कर सकती है इस बार? ये चुनौती का काम तो खैर क्या करेंगे, ये जो है दूसरी पार्टी के लिए वोट कटवा पार्टी बन गई है। बड़ा अहम सवाल करना, क्योंकि कांग्रेस अब जो है प्रदेश के अंदर वोट कटवा पार्टी बन गई है। बड़ा अहम सब बता रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि अब इन्हें जो अपना अस्तित्व था औरों के साथ मिल के खत्म हो गया। जितनी भी रही कसर है, वो जो बैठे हैं, जो इनके गांधी परिवार, वो पूरी कर देंगे, कर तो दिए, वही पूरी कर देंगे। प्रदेश के अंदर विपक्ष में हो या चुनाव लड़ने का जो विषय होता है, वो अगर अपने सीनियर लीडरों से अगर वार्तालाप कर ली जाए। चुनौती किससे नजर आ रही है? क्या आपको बसपा चुनौती के रूप में नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी नजर आ रही है? अगर कांग्रेस नहीं नजर आ रही है आपको तो? जी, हम तो एक जिले की पार्टी को भी चुनौती समझते हैं। अगर वो नई पार्टी बनाता है, या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी है, चाहे वो आप हो या कोई हो, हम सबको एक समझते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी है, हमें इनसे मुकाबला करना है, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट की एक वैल्यू है। उस चीज को लेते हुए हम किसी पार्टी को हल्के में आकलन नहीं करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता पार्टी हो, चाहे जितने भिन्न पार्टियां हो, चाहे AIMM पार्टी हो, हम किसी पार्टी को तलमल लो। सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, आंध्र प्रदेश की हो, हैदराबाद की हो, चाहे प्रदेश की हो, राष्ट्र की हो, कहीं की भी हो। हम किसी को भी हल्के में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो अगर 2 वोट भी काटता है तो वो भारतीय जनता पार्टी काटता है। उस पर हमें बहुत फोकस करना होता है, और करते हैं हम लोग बैठ के। बिल्कुल। लखपत बटोला साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त कैसी है सर? देखिए, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं जी। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी स्थितियों को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से लगातार 2.5-3 सालों से माने प्रियंका गांधी जी जिस तरह से प्रदेश में लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे, उनकी पीड़ाओं को उठा रहे, उनके साथ चलने का काम करे, सरकार जो कमियां करें उसको उठाने का काम करे, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे किसानों के मामले हो, चाहे रोजगार के मामले हो,
इन सारे चीजों पे जो प्रियंका गांधी जी ने सड़क से लेकर लोगों की आवाज उठाने का काम किया है, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मजबूती के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस अपना जो 1990 से पहले का जो अपना विश्वास लोगों के बीच था वो निश्चित रूप से वापस कांग्रेस लेकिन को बटोला मिलेगा। साहब, बीजेपी तो आपको चुनौती के रूप में मान ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आप संघर्ष कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, तब तक कोई व्यक्ति आज से 10, 15, 20 साल पहले भाजपा को भी कोई गंभीरता से नहीं बिल्कुल लेता सही था। बात है आपकी बटोला साहब, इसी पे मैं आपका पूरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक इलाज के लिए भेजने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस पूरे मामले को लेकर याचिका को रद्द कर दिया है। आसाराम ये कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसके लिए उन्हें उत्तराखंड जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी अपनी तरफ से बात कही। ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की गई थी आसाराम के द्वारा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा है। आपको बता दें कि आसाराम दुष्कर्म के मामले में अभी जेल में बंद हैं और इसी के चलते लगातार अलग अलग तरह की कोशिशें वो कर रहे हैं जमानत पाने के लिए, कभी इलाज के नाम पर, कभी अलग अलग तरह की कोशिशों के नाम पर। लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि उन उत्तराखंड में जाकर के वो आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराने की मांग उन्होंने की थी, लेकिन आसाराम की याचिका को खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया है। उनकी तबियत जिस तरीके से लगातार बीते कई महीनों से नासाज नजर आ रही थी, उस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते लखपत बटोला साहब, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। सवाल यही होगा कि बीजेपी तो लगातार यही दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। लखपत बटोला साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? लखपत बटोला साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप भटनागर जी का रुख करता हूं। प्रदीप भटनागर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी प्रदीप भटनागर जी, सवाल ये होगा कि जिस तरीके की कयासबाजी अभी भी लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े संगठन स्तर पर भी बदलाव किए जा सकते हैं, संगठन स्तर पर क्या इसको लेकर अपडेट है सर? किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? क्या जिस तरीके की पार्टी अध्यक्ष को बदलने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर क्या बदलाव की कोशिश एक बार फिर से होगी या फिर वो तमाम चीजें अब उन पर विराम लग चुका है? जी नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व जी बिल्कुल पहले ये चीजें उठी थी और राष्ट्रीय नेतृत्व में क्या है, जो हमारे प्रदेश के जितने अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा आगामी विधानसभा का। बाकी देखिए क्या नेतृत्व क्या इसका निर्णय लेता है, ये सब उनका सोचना है। दूसरी चीज चुनाव को लेकर जो आपने विषय पूछा, देखिए फेरबदल की बात तो ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो मंत्री में फेरबदल होना था वो पहले हो चुका है। अब अभी फेरबदल देखिए अभी हमारे 6 जो हमारी जो मंत्री पद खाली है उसको लेके काम चल रहा है, क्योंकि चेतन चौहान जी भी एक्सपायर हो गए, अभी और भी 2-3 मंत्री अभी देहांत हो गया।
तो वो सीटें जो 6 खाली हैं अभी हमारे मंत्री पदों की, उसके लिए मतगणना चल रही है। उस पे जो तय सीट है, देखिए कौन कौन लकी विधायक और कौन कर्मठ विधायक प्रदेश के हैं जो अपनी जनता को साथ लेके और जनता सेवा को लेके जो गंभीरता से काम उन्होंने प्रदेश में करा है। जो लकी मैन होंगे वो सीट पे बैठेंगे मंत्री के लिए, क्योंकि जनता की सरकार चुनी हुई है और जनता नेतृत्व करना है, उनके काम करने हैं, उनकी सफलता का, उनके कामों को आगे बढ़ाना है। तो प्रदेश भी चाहती है कि कोई भी हमारा विधायक मंत्री बने तो वो ऐसा बने जो हमारी सुने, हम जाएं तो हमें भगा ना दे, आए हमारे प्रदेश के अंदर, आए जिले के अंदर, आए तहसील में, आए हर जगह आए, उस चीज को देखे गंभीरता से ले। इसलिए मंत्री पद बहुत अहम है, उठा के ऐसे नहीं दे देना है जैसे और पार्टियों में चलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तपस्या करके उत्तर प्रदेश के अंदर 18 वर्ष वनवास बिताने के बाद सरकार बनाई, और ये सरकार है तो जनता उनका भी रुख कर लेता हूँ। बटोला साहब, कांग्रेस को बीजेपी किसी तरह की चुनौती नहीं मान रही है उत्तर प्रदेश में? मैं पहले भी कह रहा था कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनौती पार्टियां नहीं, व्यक्ति के विचार। और जो मैं आपसे कह सकता हूँ 85 से लेकर 90 के बीच में जो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी 3 पार्टियां, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा, इनका उदय हुआ। लोगों ने लगातार इनका शासन देखा और उससे पहले कांग्रेस का शासन देखा। कांग्रेस आज सड़क से लेकर पहले भी जनता के मुद्दों को उठाती रही है और आज उठा रहे। लोग परिवर्तन देखना चाहते थे, नई पार्टी थी, नई विचारधारा, नए स्लोगन के साथ आए थे। लोगों ने देख लिया कि केवल झूठे लोग हैं, केवल वादे करते हैं और केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। विकास का काम केवल और केवल कांग्रेस कर सकती है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता कांग्रेस को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। लेकिन सर, आपका अगर इतनी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चेहरे कौन होंगे, किन चेहरों पर आप मैदान में उतरेंगे जिनको दिखा करके, चाहे आप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बाकी पदों के लिए करें? देखिए, मैं एक चीज कह सकता हूँ, कांग्रेस का चेहरा तो कांग्रेस का हाथ होता है जो सिंबल है। लेकिन जहां तक नेतृत्व की आपने बात की है, माननीय प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने जाकर के, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे सरकार की नाकामी हो, चाहे कोरोना काल में आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बनी है, सरकार की विफलताएं। और इस समय आपने एक बड़ी चीज देखी होगी, मैं इस चीज को बताना चाह रहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को 2022 की समीक्षा बैठक करनी पड़ी चुनावों को लेकर। लेकिन इन्हें ये चिंता नहीं थी कि ये समीक्षा बैठक और कोरोना में जो हजारों लाखों लोग मरे हैं और नदी नाले से लेकर सड़कों तक, लोगों के शमशानों तक लोगों की लाइनें लग गई। अगर ये समीक्षा बैठक उसको लेके करते, ये इनका स्लोगन है सेवा ही संगठन, सेवा संगठन है, सेवा राष्ट्र है, सेवा जनता है, जिसके लिए आपको चुना गया। लेकिन एक बात, छोटी सी बात ये कि आप लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं सर। आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, सपा तैयारी कर रही है, बसपा तैयारी कर रही है, बीजेपी कर रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आपने तो बीते रोज ही इसको लेकर अपनी कदम उठाए हैं। जी, निश्चित रूप से मैं आप इससे एक बात कह सकता, सरकार की जवाबदेही, जनता ने सरकार को 5 साल के लिए चुना, उनकी जवाबदेही है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले। और जिस तरह से आपने देखा पिछले विगत 4 सालों में, चाहे उत्तर प्रदेश की स्थिति हो, चाहे उत्तराखंड की स्थिति हो, उत्तराखंड के अंदर आपने देखा उस बीच सत्र में जब आप बजट सत्र मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे थे और वित्त मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी बजट सत्र का उनका पूरा बजट भी पढ़ने नहीं दिया गया। 5 बजे दिल्ली बुला करके जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया गया, उत्तर प्रदेश है। लेकिन तस्वीर फिलहाल उत्तर प्रदेश की, प्रदीप भटनागर जी जिस तरीके से बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लखपत साहब ने, उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर होनी चाहिए थी, जिन लोगों की जान चली गई है उन तमाम चीजों को लेकर होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन बेड क्यों कैसे मुहैया कराई जाए उसको लेकर होनी चाहिए थी। आप लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इनके संज्ञान में डाल दूं, ये कांग्रेस नहीं है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं है, ना राष्ट्रपति राहुल गांधी जी हैं और ना ही पी चिदम्बरम है। इस पार्टी के जो नेतृत्व बैठे हैं ना शीर्षक, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, सुनील जी बंसल भाई साहब हैं, जो हमारे संगठन मंत्री हैं, तो प्रदेश के अंदर जितने हमारे बड़े मंत्रीगण बैठे हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह बैठे हैं, स्वतंत्र सिंह जैसे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं, चिंतन कर। ठीक है सर, प्रदीप भटनागर जी आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रोक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, तैयारियां आपको करनी चाहिए थी ऑक्सीजन बेड की, आईसीयू की, लेकिन आप तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। बीमारी कोरोना काल चला और जो भी तैयारियां उसमें है, उसमें प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मंत्रियों ने और में जितने भी बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे, सब इस चीज को कवा कस के बैठे हैं, उस काम पे कर रहे हैं और कर भी लिया है। प्रदेश ऐसा तो है जिसके अंदर हर लड़ाई के लिए एक सरकार का नुमाइंदा, एक जितने सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो प्रदेश के अंदर एक नुमाइंदा वो, और जितने भी हमारे प्रौढ़ शिक्षा के साथी बंधु हैं, बहनें हैं, इस काम को लेके अग्रिम हैं और कर रहे हैं। ये वही प्रदीप भटनागर, देखिए एक छोटी सी बात, क्योंकि लोगों के जहन में इस बात को लेकर भी गलत संदेश जाता है कि बाकी के दल अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका काम है, वो राजनीति करेंगे, विपक्ष में होने के नाते सवाल भी पूछेंगे और अपनी तैयारी भी करेंगे। आपके पास भी हक है, लेकिन कम से कम उन तमाम लोगों को लेकर आपको कदम उठाने की पहले जरूरत है जहां पर आज भी केस आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग आज भी वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके 10 दिन के अंदर और पूरे जितने भी गांव तो उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटा तालुका हो या बड़ा जिला हो, एक एक की स्क्रीनिंग कर ली गई है। ये आपके टीवी के माध्यम से जनता को हम दिखा रहे हैं कि स्क्रीनिंग आपने की है, सबसे ज्यादा की है आपने, सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग की है, लेकिन वैक्सीनेशन 6%। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए, वैक्सीनेशन को अगर आप देखेंगे, प्रदेश के अंदर अभी जो देहात क्षेत्र है वहां पे जागरूकता की बहुत कमी है और बहुत तरीके के चीजें अपनानी पड़ रही है इंजेक्शन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। इस चीज को बड़ा गंभीरता से, ये नहीं है कि उठा के गड्ढे में, राजस्थान की तरह गड्ढे में गाड़ दिया, फेंक दिया, उनको नाली में बहा दिया, नदियों में फेंक दिया, ऐसा नहीं है। प्रदेश के अंदर घटना ही चीजें आई थी एक आध दो जगह, उसको फौरन इमीडिएट कंट्रोल किया गया। अगर कोई चीज गंभीरता से होकर तो कोई चीज घटना होती है, छोटी या बड़ी हो, प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसको खुद अपने संज्ञान में लेते हैं और उस चीज के जो मंत्री हैं उसके बैठ के उस चीज को गहनता से पूछा जाता है और उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार है जो काम कर रहे हैं, इसका ढंग और तरीका है और प्रदेश की सरकारों को सीखना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि कोरोना को लेकर आप लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा, बड़ी चुनौती होगी विपक्ष से बचने के लिए? देखिए, कोरोना समस्या पहली है और उसकी प्राथमिकता भी पहली है और उसको प्रायोरिटी पे लेके ही काम किया जा रहा है कि जो कि आज के टाइम में कम से कम 40 चीनी मिलों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुके हैं जी। आज के टाइम में हर जिले के अंदर जितने भी वेंटिलेटर बेड्स थे, आईसीयू बेड्स थे, चालू हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम बता दूं, आपके चैनल में बैठ के हुई थी बात कि सीएमओ लापरवाह है, उन पर क्या एक्शन हुआ। प्रदेश में कोरोना काल जो कम हुआ है, कोरोना के पेशेंट से देखिए इतना बड़ा एक्शन लिया है। आज प्रदेश के अंदर कम से कम 15 सीएमओ को ट्रांसफर और उन पे इंक्वायरी बिठा दी गई है। आज आपको ये भी बैठ के बता दूं, मैंने आज के चैनल पे ही बैठ की चीज कही थी कि जितने सीएमओ है जिले के अंदर, सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस चीज का एक्शन का टाइम आ गया है और 2 दिन से ये काम चालू हो चुका है। जितने सीएमओ है सबका ट्रांसफर, जो लापरवाह थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा लापरवाही, एक बात ये कि आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों के दौरान कोरोना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, विपक्ष इसको लेकर आप लोगों के ऊपर हावी हो सकता है, आपको लगता है ऐसा?
हम अपनी बात लेके जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष कुछ भी लेके जाए, कोरोना लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, ये वैसे भी विदेशी मीडिया में छाने का क्या काम है, विदेशी मीडिया में छपने का काम है, भारत की बदनामी करना इनका काम है। इससे मैं इस विषय में इनको मैं कोई सलाह कोई मशवरा दे सकता। आप चुनाव लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, बच्चों को लड़िए। लेकिन उससे पहले क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए क्योंकि बीते रोज भी तस्वीरें देखने को मिली कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेशन के लिए वहां पर टीम पहुंची, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लखपत बटोला साहब, रुख में आपको करना चाहूंगा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपको क्या लगता है कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, जब देश में इस तरह से हजारों लाखों लोगों की मौत हो, कोई आदमी ऐसा जिसने अपना रिश्तेदार, अपने जान पहचान का आदमी न खोया हो, दुर्भाग्य से लोगों की जिंदगियों में जिस तरह से लोगों ने इस सरकार को देखा है कि केवल जुमलों में देश चल रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था केवल कागजों में चल रही है, ये जनता के बीच स्वतः एक मुद्दा है। और मुद्दा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने अगर इसको थामा होता, लेकिन हम उस सरकार से क्या उम्मीद करें जो सरकार इस कोरोना काल में बिहार चुनाव कराते हो, बंगाल चुनाव कराते हो, असम चुनाव कराते हो, केरल में चुनाव कराते हो। और जब लोगों की मौतें हो रही थी, लगातार कोरोना पीक पे था, तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश को लेकर चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। एक महीना गुम रहने के बाद प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में 8 बार रो चुके हैं, ये भी एक इतिहास बना अपने आप में। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मान्यवर। तो योगी, आपके कितने विधायकों ने सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायत दी है? आपके विधायक रोए हैं, छोड़िए सर, कितने विधायकों की जान चली गई कोरोना काल में, कोरोना की वजह से। उनके विधायकों ने उनके एक विधायक का बेटा, उन्होंने दुर्भाग्य से अपना बेटा खोया और उनके बेटे को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के लोगों से मदद मांगी ऑक्सीजन के लिए। केंद्रीय मंत्री ने, बात है मान्यवर, बिल्कुल ये कोई छुपी हुई बात है। लेकिन बटोला साहब, क्या आप इन मुद्दों को उठा पाए, जनता तक पहुंचा पाए, खासतौर के वैक्सीनेशन का मुद्दा? देखिए, काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती है जी। लोगों ने देखो, जो इन्होंने लोगों को एक ठगाने का बार बार काम करके हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो ये बात करना चाह रहे हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इन्हें कितना बड़ा खतरा योगी जी से हो गया है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को 3 दिन ये बैठक करनी पड़ेगी किस तरह से योगी जी को हटाया जाए। योगी जी अच्छा काम कर रहे होते तो उनके कितने विधायक और सांसदों ने उनके विरुद्ध चिट्ठी लिख दी है। उसको लेकर तो प्रदीप भटनागर जी ने तो मना कर दिया कि सर वो हमारी जो मौजूदा पद खाली है उनको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। बटोला साहब, सवाल ये कि जो आज लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी पर भी लगाए हैं कि आप लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, यही वजह कि आज लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से। देखिए, वैक्सीनेशन की आपने बात की है, इस देश में पहले तो आप बताएं, अभी तक 22 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं है। इस स्थिति में चलेंगे 2024 तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, पहली बात है। नहीं सर, पहले भ्रम पैदा किया गया, क्या लोगों के मन में ये पैदा डाला गया, ये मन में डाला गया कि वैक्सीन सेफ नहीं है? जी किसने? मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3। माफ कीजिए सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक और छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा पड़ रहा है। एक बार फिर से हम वापस आएंगे, फिर आपका जवाब पूरा करेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले च कंट्रोल आ सकती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बटोला साहब, क्या कांग्रेस ने भ्रम पैदा करने का काम किया वैक्सीनेशन पर? दोनों चीजों पे कहना, आप देखिए दुनिया में जहां भी वैक्सीन का डेवलप हुआ, चाहे आपने रशिया में देखा होगा तो रशिया में जैसी वैक्सीन हुई है वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने वैक्सीन लेने का काम किया। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने लेने का काम, चाहे किसी देश ने भी डेवलप किया, चाहे ब्रिटेन को देखिए। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री जी को असम का गमछा पहन के 4 महीने बाद वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर वो भी पहले लगा देते लोगों में एक मैसेज नहीं जाता। ठीक है, किसने भ्रम पैदा किया? पहली बात। आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा मैं आ रहा हूँ, भटनागर जी आप ही करूंगा। मैं एक बात और कहना चाह रहा, आपने कहा कि क्या कोरोना चुनावी मुद्दा हो। सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैनेजर, आज सरसों का खाने वाला सरसों का तेल 60 रुपया से लेकर 230 रुपया हो गया। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या 60 रुपए का डीजल और पेट्रोल? क्या कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम किया वैक्सीनेशन पर? देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन बता रहा? कांग्रेस ने। कांग्रेस के किस राष्ट्रीय अध्यक्ष और किस नेता ने इस तरह की बातें कही है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे कि बचने के लिए केवल वैक्सीन एक उपाय है। वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी लगातार कहा जा रहा है कि फ्री में वैक्सीन वैक्सीनेशन सबको फ्री दिया जाए। देश के अंदर जो 35,000 सुन मैं बताना, देश के अंदर 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है। कोर्ट ने जवाब मांगा इनसे कि नहीं, ठीक है, वो जवाब देगी सरकार। 2 हफ्ते का वक्त उनको दिया। प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। मैंने कहा जिस तरीके से कि भ्रम, आज भी स्थिति ऐसी है कि टीमें पहुंच रही गांव में, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपकी पहली बात चल रही थी उसे पे आ रहा था। देखिए प्रदेश के अंदर इतना भ्रमित कर रखा है ये विभिन्न पार्टियों ने, और कोई भी देखिए उस चीज को लेकर इतना भ्रमित है कि कितनी बार हमला हो चुका टीम के ऊपर। पुलिस के सर फूटे हैं, डॉक्टर्स पिटे हैं, उनको जागरूक करने के लिए इतने अभियान चला जा रहा है। जितने भी वहां आजमगढ़ क्षेत्र अखिलेश जी आते हैं, एक बार अखिलेश जी ने संदेश नहीं भेजा, नहीं आप वैक्सीन लगवाइए, अच्छी चीज है। सोनिया जी आती हैं, वही सुल्तानपुर से चुनाव लड़ती हैं, उन्होंने एक बार संदेश नहीं दिया अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर कि आप वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। जो वहां से जो चोरी छुपे मुंह छुपा के भाग गया है, जो सांसद जो जाके लड़े वायनाड से, उन्होंने भी एक बार ये नहीं कहा कि भाई मैं आपका 15-20 वर्ष यहाँ पे आपका सांसद रहा, पार्लियामेंट गुजरात से भाग के प्रधानमंत्री जी भागे हैं, प्रधान को मानते हैं जैसे लोग अपने गुरुओं को मानते हैं, और ऐसे ही वोट देते हैं अपने विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए सांसद को वोट देते हैं, विश्वास करते हैं भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं, लगभग सब आपकी बात ठीक है, लगभग ठीक है। प्रदीप भटनागर जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें, वो बड़े नेता है। दूसरी चीज मैं एक सवाल, प्रदीप भटनागर जी एक सवाल, आप ठीक है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन क्या सरकार से बड़ा कोई हो गया? क्या सरकार से बड़ा हो गया कि सरकार जो संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, विपक्ष के नेता पहुंचाने में कामयाब हो गए? बीते रोज भी जो समाजवादी पार्टी के जो नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सांसद चुने हुए, किस तरह की बात वो कह रहे हैं, उन लोगों पर आप लोगों ने क्या कोई कार्रवाई की? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मैं इस पर जवाब लूंगा प्रदीप भटनागर जी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हमें फिर से जाना होगा, जल्द हाजिर होते हैं। आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही कोरोना तो जूझ रही है।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा बात यही कि सरकार से बड़ा आखिरकार कोई कैसे हो सकता है? कैसे एक जो सांसद हैं पार्टी के चुने हुए, दो सांसद उन्होंने इस तरह के बयान दिए, लोगों में डर फैलाने का काम किया वैक्सीन को लेकर? देखिए, ये तो अगर सच बोलूं ना, अभी सच कड़वा लग जाएगा। ये जो दिल्ली में जो बैठे हैं ना गांधी, ये नकली गांधी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। देखिए आप देखिए अनुभवी व्यक्ति हैं। मेरी बात सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमने तस्वीरें कल देखी हैं कि ये तो अल्लाह का जाब है, इसमें आप वैक्सीन मत लगवाइए, इस तरह की जो बातें आती हैं, आप रोइए अल्लाह के सामने तो आप ठीक हो जाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं है। ऐसे सांसदों पर क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये जो सांसद जिस पार्टी से आता है, आप पहले उनका रुख देखिए वो क्या करते हैं। इमरान मकसूद जैसे दंगइये को इन्होंने राष्ट्रीय मंत्री बनाया, अब प्रभारी बना दिया। देखिए ये सरकार का, देखिए इनका ये क्या रुख है इनका। ये अपनी संभलती नहीं, दूसरे को बोलेंगे। उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड बता देंगे NHI का तो 300 करोड़ घोटाला डॉक्टर हरीश रावत ने कर रखा, इसके बारे में बता सकते हैं? आबकारी विभाग घोटाला बता सकते हैं? सर ऐसी कोई निजी बहस नहीं है सर, ये जिनका जय कार्यों जो निजी बहस नहीं है, कोई भ्रष्ट जो किया वो बता सकते हैं? कितने दूध के धुले हुए हैं? मैं उनका रुख कर लूंगा सर। मेरे सवाल आप छोटी सी बात है कि जनता तक सरकार का संदेश क्यों नहीं पहुंचा? बता सकते हैं? सुन लीजिए, क्यों चुल्लू भर पानी में मर जाए अगर साथ अरे मरेंगे तो आप नहीं देखिए आप दोनों अनुभवी हैं, ऐसी कैसी बातें आप कर रहे हैं? प्रदीप भटनागर जी, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले क्या आप लोग वैक्सीन को लेकर आश्वस्त हैं कि सब लोगों को वैक्सीन लगवाई जा सकती है? देखिए मोहित जी, मेरी बात, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूँ। देखिए कैसे बीत के सच्चाई बोली तो मैंने बटोला जी देखे कितने परेशान हो गए, जिनकी मैं दुखती रख में हाथ रख दिया। नहीं ठीक है, आप दोनों मेहमानों का मैं एक बार फिर से रोक रहा हूं। एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ।
बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानूं देऊगा और समझाऊगा भी तुहानूं, वो तुसीं लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। बटोला साहब पे रुख करूंगा आपका, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, जिस तरीके से संदेश पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो रहा है, सरकार क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारा टारगेट पूरे प्रदेश की जनता को, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, बहन बेटी हो, सब तक वैक्सीनेशन करने का है और इसको हम पूर्ण रूप से करके छोड़ेंगे। चाहे वो गांव में जाना पड़े, तालुका में जाना पड़े, जिले में जाना पड़े, हर स्तर तक जाएंगे, ये वैक्सीनेशन का काम पूरा करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं, अभी जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको लेकर भी बटोला साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि 24 तक हम 2024 तक वैक्सीन जो लोगों को लगा पाएंगे। देखिए, बहुसंख्या प्रदेश की भी और देश की है तो बहुत बड़ी, मगर जितनी कारणें, जितनी चीजें, रुकावटें आ रही है ना, उसको भी फोकस कर रहे हैं और उसे फेस करके काम को भी कर रहे हैं। ये नहीं कि उस चीज को लेके बैठ गए, नहीं कर रहे। जनता से हमारे डॉक्टर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी पुलिस, सबने मार खाई, डंडे खाए, लाठी भी खाई, पत्थरबाजी भी हुई, मगर ये नहीं कि डॉक्टर दोबारा नहीं गए। वो दोबारा भी उस गांव के अंदर गए जागरूकता करने के लिए। और ऐसा नहीं है, उस प्रदेश के जो ड्यूटी भी हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर कोई नहीं नाच समझ है, कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको समझाने का काम भी हमारा। यही कोशिश एएनपी न्यूज भी कर रहा है, लोगों को लगातार पीएसए के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लखपत बटोला साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, जो लोग अभी भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, क्या लगता है वो गलत कर रहे हैं? पहली बार मान्यवर मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, इन्होंने NS-74 की बात की है। NS-74 में पहली बार सब बीच में रोक दिया था। नहीं, सुन लीजिए, मैं बताऊं। सीबीआई जांच की मांग की गई है। नितिन गडकरी जी ने क्यों मना किया सीबीआई जांच करने से? कांग्रेस ने मना किया पहले के लिए। दूसरी बात, आप लोकायुक्त क्यों नहीं लाते? आप इतना भ्रष्टाचार से मुक्त हैं तो। दूसरी बात, लोकायुक्त लखपत बटोला साहब, आज का मुद्दा हमारा वो नहीं है। जिस दिन वो मुद्दा होगा यकीनन इसको लेकर और विस्तार से बात होगी। नहीं, मैंने उनको बीच में इसीलिए रोक दिया था, इसीलिए मैंने रोक दिया था। लखपत बटोला साहब, 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। जो लोग आज भी राजनीतिक तौर पर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है ऐसे लोगों के खिलाफ? अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही सवाल इनसे IMA ने आज काली पट्टियां बांधी हुई हैं और जिस तरह से बाबा जी, हमारे उत्तराखंड के हमारे सरदेव बाबा जी लोगों को कह रहे हैं, और लोगों ने क्या कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने किस तरह के बयान डॉक्टरों के विरुद्ध दिए हैं पिछले 5 साल दिनों में? किस तरह से जनता को भ्रमित करने के बयान दिए हैं? क्या उन पे कार्रवाई की? उन्होंने कहा है किसी के बाबा जी झेलेंगे, औकात नहीं है कि जो मुझे नहीं सर, लखपत बटोला साहब इतने अनुभवी व्यक्ति होकर के आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए। देखिए, आप नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की कि किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं, कैसी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए। सुन लीजिए, आप मुझे पूरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा। नहीं सर, आप कीजिए, आपको एक बार फिर से रोक रहा हूं, आपका मैं पूरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, ਤੁਹਾਨੂੰ लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, ਤੁਸੀਂ वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लखपत पटोला साहब, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, आपका जवाब आगे पूरा क्या है, लेकिन साथ में यह भी कि कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को लेकर किस तरह की तैयारी कर रही है 22 को लेकर। देखिए, मैं आज जो कोरोना का संकट है, संकट के साथ हम इस समय जनसेवा, लोगों की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस का एक देश की जनता की सेवा करने का कांग्रेस ने संकल्प लिया है और ये शुरू से लिया है। और हम इस समय लोगों के चुनाव से ज्यादा इन चीजों पे लोगों के दुख कैसे कम हो, और जून जुलाई के बाद ये कोरोना के केस कम हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, तो निश्चित रूप से चुनाव पे भी समीक्षा की। लेकिन इन्होंने कहा, आपने कहा वैक्सीनेशन कह करके के लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जा रहा। मैं यही सवाल पूछा है कि हमारे सरदेव बाबा जी ने जिस तरह से वैक्सीन को लेकर जब सवाल किए हैं, जिस तरह से पिछले 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि किसी सरकार के बाप में औकात नहीं कि जो मुझे अरेस्ट करे, मेरे उत्तराखंड की सरकार, मेरे केंद्र की सरकार क्या कर रही है? नहीं, ये महत्वपूर्ण है। यदि कोई उनको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा है, आपको जानकारी होगी इस बात की। कल बीते रोज दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उनको। उसके बाद कहा उन्होंने, सुन लीजिए, आपको पूरा उनके उसके बाद उन्होंने जो डॉक्टर के लिए टट की बात की है, और जिस तरह से उसके बाद उन्होंने जो बयान दिए लगातार कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगाता हूं, उन्होंने जो बातें की, माम उनसे सवाल नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह, चाहे लखपत बुटोला हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई, यदि वैक्सीनेशन को लेकर कोई व्यक्ति कोई अफवाह फैला तो निश्चित उस पर देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, हम उसमें कहीं लेकिन ये मैं कैसा बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपकी जी। लखपत पटोला साहब, एक बात और ये कि क्या कोरोना को कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा मान रही है, इसको लेकर किस तरह से तैयारी कर रही है? मान्यवर, आज मुद्दा कोरोना तो है ही, लोगों ने अपनी जिंदगियां तो खोई, लेकिन आप लोगों ने रोजी रोटी खो दी है। लोग महंगाई से इतने तरसते हैं कि खाना खा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा सरसों का तेल कहां चले गया, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की स्थिति क्या हो गई है, बेरोजगारी कितनी है। आज जान के ताजुब होगा कि देश के जीडीपी से ज्यादा देश में कर्जा हो चुका है। देश के 37 PSU बेच दिए हैं, सरकारी रोजगार। विधानसभा के चुनाव सुन ले, ये महंगाई तो सबके लेने मान्यवर, वो चमोली का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, चाहे पश्चिम बंगाल का आदमी, चाहे उत्तराखंड का आदमी, चाहे उत्तर प्रदेश का, उसको तेल तो मिल ही रहा, 225 रुपया लीटर तो मिल ही रहा, जो 60 रुपया लीटर था। जो डीजल पेट्रोल है उसको 100 रुपया पार मिल रहा। ठीक है पटोला जी, मैं जवाब ले लेता हूं। बेरोजगारी सबके लिए। कोरोना के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए है, आप लोगों का बड़ा सामना होगा इन सब चीजों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये वो लोग हैं उत्तराखंड के जिन्होंने अपने अधिकारियों को 7,000 रुपए रोज बांटे थे, जो आपदा का पुरानी पैसा बातों पर नहीं जाते हैं। मुझे मालूम है उस वक्त क्या नहीं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं सर। देखिए ठीक है, विषय में बात चले। देखिए वाकई में अब क्या नुकसान हो रहा है ना, 2000 भी आ रही है। बिल्कुल मैं आया बटोला जी, आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। आई सुनिए, वाकई में आपकी बात से मानता हूँ कि वाकई में महंगाई स्तर बढ़ा है और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है जी, इसमें कोई दोराई नहीं है। लोगों के वाकई में नुकसान हुए हैं, लोगों के काम बंद हो गए। ऐसा नहीं है सरकार जो बैठी है वो चिंतन नहीं करे, सोच नहीं रही है, वो सोच रही है, सब कुछ चीजें विचार विमर्श कर रही है और प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिला के उस चीज पे गणना भी की जा रही है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनको भी लेके की जा रही है। कोरोना काल आया था उस वक्त हमने देखा था मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में ही उन तमाम लोगों के लिए रोजगार की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, वही लोग वापस जाके दूसरे राज्यों में पहुंचे। इस बार फिर से हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा था तो सर बेरोजगारी तो यकीनन हुई है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे वो पूरे नहीं हुए। प्रदेश के अंदर पोर्टल बनाया गया था और बाकायदा उस इंडस्ट्री को जोड़ा गया था कि जिस इंडस्ट्री को जिस टाइप की मजदूर की लेबर की जरूरत है उसको वहां दिया जाएगा। इस अभियान के तहत 1,65,000 प्रदेश के लोगों को रोजगार मिला। इसको देखते ही 19 चीनी मिलें चालू करी गई है प्रदेश के अंदर, जो बंद पड़ी, सालों साल से बंद पड़ी थी, जो रोजगार के लिए। प्रदेश के अंदर कम से कम 33 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, किसी ना किसी उसमें बहाने कहीं ना कहीं चीजों के अंदर करा गया है। मैं ये भी आपको बता दूं आपको, तो आपके लिए चुनौती नहीं है बेरोजगारी मुद्दा?
अगर इतनी रोजगार दिया गया है, इतने लाखों लोगों को इतने नौकरी दी है, तो फिर आप लोगों के लिए क्या चुनौती है ये? चुनौती तो है, जब तक पूर्ण रोजगार सब बच्चों को ना मिल जाए, जब तक एक एक परिवार को एक अपना कमाने वाला ना हो, तो चुनौती तो है ही, जनता के लिए, सरकार के लिए भी चुनौती। देखिए, इस चीज को लेकर बड़ी गंभीरता से चीज सोची जाती है, क्योंकि दोबारा फिर इलेक्शन 5 साल बाद आता है, फिर अपना मुंह लेकर जाना पड़ता है जनता के बीच में। अगर आप कुछ ना करेंगे और अगर आप जनता के बारे में ना सोचेंगे, आप प्रदेश की जनता के ना देखेंगे, तो आपको बेकार रह जाएगा। देखिए, जब मायावती जी बनी थी प्रदेश की मुख्यमंत्री, तो एक बहुत बड़े बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी जी, और ऐसे ना करा कि 80 वोटों पे जाकर रुकी। अब माने अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, देखिए आज गत क्या उनकी 47 विधायक उनके गिनती के बच्चे हैं। आइए बताता हूँ इनके बारे में इन्होंने क्या काम किया। कहा 2012 में ये 22 थे विधायक, इनके आज 7 रह गए। लेकिन इतना भी आपको पता होगा भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, जो मेहनत पहले होती थी कांग्रेस के द्वारा और जो इस बार जो कांग्रेस ने मेहनत की है, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सीधा रुख उसका करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि योगी सरकार को घेरने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और एक बार फिर से कांग्रेस ने एक बड़ा हमला किया है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस के जो नेता पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे हैं। पीएल पुनिया समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। लगातार बीते लंबे समय से, चाहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो, लगातार योगी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे हैं, जिसमें पीएल पुनिया भी शामिल हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं चर्चा का। मैं प्रदीप भटनागर जी, रुख आप ही का करना चाहूंगा। आपको घेरने के लिए राज्यपाल तक पहुंच गई है कांग्रेस? एकदम बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पहुंची है राज्यपाल जी के पास, मान राज्यपाल जी पे। और देखिए सही, आप किस चीज को लेके पहुंची है, कि वैक्सीनेशन को लेके पहुंची है, ये भ्रम दूर करने के लिए पहुंची है, या ये राजनीति करने के लिए पहुंची है? ये तो जब लेटर खुलेगा माननीय राज्यपाल जी के पास, तब पता लगेगा कि कांग्रेस की मंशा क्या है। क्या ये कोरोना काल में काम करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं? ये तो कागज बताएगा जो माननीय राज्यपाल जी के पास पहुंच रहा है। आप देखिएगा, ये भी रूप दिखाई देगा। मुद्दा तो वैक्सीन का ही होगा सर, जिस तरीके से लगातार, चाहे बीते रोज की हम बात करें, बेरोजगारी और वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, यकीनन वही मुद्दे होंगे। एकदम बड़ी अच्छी बातें होना चाहिए। और बाहर जब पत्रकार बंधु खड़े हो तो उनसे भी रूबरू करें, मुंह छुपा के भागे ना। पत्रकार बंधु अपने आप सवाल पूछ ले कांग्रेस से। नहीं, चलिए अभी तो वो वहां पर पहुंचे हैं राजभवन में, वहां पर राज्यपाल से मुलाकात होगी, उसके बाद वो वापस आएंगे तो जवाब भी देंगे। लखपत बटोला साहब, कांग्रेस राज्यपाल के पास गई है, शिकायत लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए वहां पहुंची है, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? हालांकि अभी तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। देखो, आज मुख्य मुद्दा लोगों की महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और सबसे ज्यादा इससे ऊपर बढ़ के लोगों ने जो अपनों को खोया है, लोग यतीम हो गए हैं, किसी के माँ बाप खोए हैं, किसी ने अपने बच्चे खोए हैं, ये तो पूरे मुद्दे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो सरकार बार बार करे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है और देश के बहुत लोग कह रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हम मैडोना से लेकर फाइजर की वैक्सीन से लेकर स्पुतिन तक इस देश में दे नहीं पाए, जिस साल के अंदर बात नहीं कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वैक्सीन के जिन लोगों ने डेवलप किया, जिन कंपनियों, उससे हमारी सरकार ने कहा कि हम 1 साल से बात करने का काम कर, लेकिन एक वैक्सीन, आप फाइजर की वैक्सीन इस देश में ला नहीं पाए। दूसरी बात, आपने वैक्सीनेशन की बात की है, वैक्सीनेशन की बात नहीं, बटोला साहब उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति करने के लिए गई है या जनता की आवाज उठाने के लिए गई है। मैं उस पर भी आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर कराउणी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखपत पटोला साहब, एक बार फिर से रुख में आपका करना चाहूंगा। प्रदीप भटनागर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वहां पर लोगों की आवाज उठाने गए हैं या अपनी सियासत चमकाने के लिए गए हैं। भटनागर साहब जो बातें पहले कहना चाह रहे उसी से पता चलता है किस तरह के विचार रखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ जनता के उत्तर प्रदेश की जो लोगों को पीड़ा है, जो सरकार की कमियां हैं, जो चीजें लोगों को लेके जानी चाहिए, कांग्रेस जनता की पीड़ा लेके जाएगी, सरकार को सुझाव देने का काम भी करेगी कि किस तरह से लोगों की दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। यानी कि आप लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे आप वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। बटोला साहब, आखिरी कमेंट के साथ में आपके पास आ रहा हूं और सवाल ये होगा कि आप किस तरीके से दावा करेंगे कि कांग्रेस बेहतर करेगी, पहले के मुकाबले इस बार बेहतर स्थिति में होगी? जी, मैंने आपसे कहा है कि मैं दावा तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि जितने हम लोगों से जुड़े, मैं जनप्रतिनिधि भी रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों को एक उम्मीद थी भाजपा से, स्लोगनों से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है उससे लोगों को मिल। लेकिन अब मुझे लगता है लोग जान चुके हैं कि ये सरकार केवल और केवल झूठमूलों की सरकार है, झूठी सरकार है। लोगों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, सारी चीजें सरकार में। इन झूठे लोगों पे जनता ना विश्वास करे, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। आप वैक्सीनेशन कराएं, आपसे निवेदन है, आपको सुरक्षित रहना है तो आप इंजेक्शन लगवाएं और सुरक्षित रहें। मैं यही निवेदन करूं, सरकार प्रदेश की आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आप उस पर पूर्ण विश्वास करें। इंजेक्शन से कोई खराबी, कोई गलत नहीं है। मेरा निवेदन है इंजेक्शन लगवाएं प्रदेश की जनता से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, अपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़े, लखपत पटोला जी जुड़े, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन दोनों ही तरफ से लगातार दावे यही है कि 2022 में वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बदलती नजर आती हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस